हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा टिश्यू कल्चर। ये जो टिश्यू कल्चर होता है हमारा, ये क्या होता है? देखिए, जब हम पौधे के टिश्यू से नया पौधा तैयार करते हैं तो उसे हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। पौधे का टिश्यू यानी कि पौधे का एक छोटा सा सेल या ग्रुप ऑफ सेल जिससे हमने एक नया पौधा तैयार करा। सुनने में ये बेहद ही अजीब और कमाल की बात लगती है कि कैसे एक पौधे के सेल से, मतलब टिश्यू से, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उससे हम नया पौधा या नया ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। तो इसे काम करने के लिए हमें स्पेशल एबिलिटीज की ज़रूरत होती है जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट करते हैं अपने लैब्स में। जो आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं कि नए नए तरीके के हमारे जो खाने की चीज़ें हैं उनमें वेरिएशन हो रहा है या इनोवेशन हो रहा है, जैसे कि बिना सीड का आपका अमरूद हो गया या लाल रंग का अमरूद हो गया, या खीरे जो होते हैं 3 या 4 वैरायटी के होते हैं, या इसी तरह टमाटर हमारे बहुत सारे तरह की वैरायटी के होते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनके टिश्यूज़ लैब में तैयार किए जाते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और फिर धीरे धीरे जब बहुत सारे प्लांटलेट्स बन जाते हैं तो फिर तो ये आराम से हम इसकी जो तने हैं या स्टेम हैं या हम इनके पौधों के जो वेरियस पार्ट्स हैं उससे इसको रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो टिश्यू कल्चर में हम करते क्या हैं? तो देखिए, हमने पौधे का एक टिश्यू लिया। टिश्यू क्या होता है? हम बोलते हैं वो सारे सेल जो कि एक तरह का काम करते हैं उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। तो पौधे के वो ग्रुप ऑफ सेल जिन्हें हमने टिश्यू बोला, उन्हें हमने ले लिया और हमने इसको कैसे किया? तो जो टिश्यू लिया, इसमें जो ग्रोइंग पार्ट होता है, टिप ऑफ द प्लांट, जिससे आप देखते हो ना प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जो ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट होता है, उसको आपने एक स्लाइड पर रखा और उस पर आपने एक स्टेरलाइज जेली रखी। देखिए, स्टेरलाइज जेली, स्टेरलाइज इसलिए क्योंकि वो जो टिश्यू है वो बेहद कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, एक्सपोज्ड है, बाहर की जितनी भी इनसिक्योरिटीज़, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हैं, उसको इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है। तो स्टेरलाइज जेली रखी उस पर ताकि वो इन्फेक्शन को कैच ना करे। और उस पर हमने बहुत सारे वो हार्मोन रखे, बहुत सारे मतलब ये नहीं है कि ढेर रख दिया, मतलब कि वो ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स रखे जो कि उस पौधे के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ज़रूरी थे। ठीक, तो ये जो लंप हमारा ये जो होता है टिश्यू, इसके बाद जब हम ये सब रखते हैं, उस स्टेरलाइज जेली रखते हैं और अपने वो हार्मोन्स रखते हैं, कुछ दिनों बाद ये लंप ऑफ मास बन जाता है। ये लंप ऑफ मास जो होता है ये शेपलेस होता है, कोई भी शेप हो सकती है और इसमें भी कोई आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलता। तो ये जो शेपलेस लंप ऑफ मास होता है इसे हम कॉलस बोलते हैं। अब हम कॉलस को दूसरी स्लाइड पर रखते हैं जिस पे अब दूसरी स्टेरलाइज जेली होती है और वो हार्मोन जो कि अब इस हिस्से को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए वो रख देते हैं। दूसरा हो गया स्टेप। अब यहाँ पर पौधे वो जो कॉलस है, लंप ऑफ मास था, उससे धीमे धीमे आप देखोगे छोटी छोटी रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। जब वो रूट्स डेवलप होनी हमें दिख जाती हैं तब हम उसको तीसरी स्टेरलाइज स्लाइड पर रखते हैं और उसमें अब नए हार्मोन्स रखते हैं क्योंकि अब उसको डिफरेंट हार्मोन्स चाहिए। अब यहाँ पर उसमें शूट डेवलप होने लगता है। जब शूट हमें दिखने लगता है तो अब हम उस कॉलस को एक छोटे अलग स्लाइड पर रखते हैं और उसमें नए हार्मोन्स और नया स्टेरलाइज जेली रखते हैं। अब यहाँ पर वो प्लांटलेट बन जाता है। प्लांटलेट मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें आपको रूट भी दिख रहा है और शूट भी दिख रहा है। ठीक, अब हमने क्या करा, उस टाइनी प्लांटलेट को देखा और उससे हमने देखा हमारे जितने भी और भी इसी तरह से हमने और भी बहुत सारे तैयार करे अपने पौधे और हम उनको सॉइल में लगा देंगे तो हमारा वो मैच्योर प्लांट बन जाएगा। तो ये जो हमने टिश्यू कल्चर करा, इससे क्या होता है, एक तो ये बड़ी फास्ट टेक्निक है, दूसरा इससे जो आप पौधे तैयार करते हैं वो डिसीज़ फ्री होते हैं, तीसरा इससे हम किसी भी सीज़न में कोई भी पौधा उगा सकते हैं, तो आप सीज़न लेस होकर कुछ भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं।
चौथा, इसके लिए हम बहुत छोटे स्पेस में बहुत सारे पौधों को तैयार कर लेते हैं। तो ये जो टिश्यू कल्चर किया जाता है ये आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इससे हमारे खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें न केवल वेरिएशन हुआ है, बल्कि ये भी हुआ है कि जब उनका सीज़न नहीं होता हम उनको तब भी एंजॉय कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर जो है ये हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पौधे के उस हिस्से जिसे हमने कॉलस बोला, वो हिस्सा जिसे हमने रूट बोला, या जब शूट डेवलप होनी शुरू हुई, अलग अलग स्टेजेस में पौधे को कौन कौन से हार्मोन या कौन कौन से हमारे मिनरल्स चाहिए होते हैं और वही मिनरल उसको दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको 9th क्लास का काम समझाया जाता है, 11th क्लास का नहीं। अगर आपको 11th क्लास का काम समझाया जाएगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लिए यूजलेस है। लेकिन 9th क्लास का काम आपके लिए फ्रूटफुल है। इसीलिए पौधे को कौन सा मिनरल या कौन सा हार्मोन चाहिए ये तय करना किसका काम है? वो जिसे पौधों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी स्पेसिफिक अमाउंट में पता हो, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि कब पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है। ना तो वो कम क्वांटिटी में चाहिए, ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर लैब में किया जाता है और इससे लैब में बहुत सारे प्लांटलेट्स तैयार करके हमारे पौधों को तैयार किया जाता है। अब टिश्यू कल्चर के बाद एक हमारा एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ डिस्कशन आता है टॉपिक, कि क्या जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट हो सकते हैं। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट मतलब देखिए, हमारा ना दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो जो नई जनरेशन तैयार होती है, हाँ, वो जनरेशन एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हो सकती है अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से तैयार हुआ है। ऐसा सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को तैयार होने के लिए उसे दो पेरेंट की ज़रूरत पड़ी, मेल और फीमेल। क्योंकि उसे दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ी तो उसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो चाहे एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो और दूसरे की रिसेसिव हो, तब भी वो ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा सिर्फ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो उस ऑर्गेनिज्म की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर लेती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो पेरेंट की ज़रूरत होती है, तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक ही पेरेंट की नहीं होती, चाहे वो अपीयर हो चाहे वो अपीयर ना हो। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म आया है वो अपने पेरेंट जनरेशन की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता इन केस ऑफ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पॉसिबल हो सकता है। आज की क्लास में हम इतना ही काम करेंगे, आगे का टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।